नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 23 अप्रैल के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का दैनिक क्विज। आइए देख लेते हैं प्रश्न एक को। और प्रश्न एक है, सबांग बंदरगाह किस देश के साथ भारत के प्रगाढ़ रक्षा संबंधों को दर्शाता है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है ओमान, दूसरा ऑप्शन है मॉरिशस, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है म्यांमार। आइए सबसे पहले इससे जुड़े हुए एक समाचार को देख लेते हैं। और यहाँ पर समाचार क्या आया था, इंडिया ज्वाइंस सर्च फॉर सबमरीन। तो यहाँ पर आप सभी को पता ही होगा कि इंडोनेशिया का एक सबमरीन जिसका नाम क्या है KRI नांगला, वो जो है अभ्यास करते वक्त जो है क्या हो गया, उसका संपर्क उसकी नेवी से टूट गया। और यहाँ पर जो है ISMER जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सबमरीन एस्केप एंड रेस्क्यू लाइसेंस ऑफिस, उसके द्वारा जो है एक अलर्ट घोषित किया गया। और इसी को देखते हुए भारतीय नेवी के द्वारा जो है क्या किया गया, अपना DSRV जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल, उसे जो है उसकी खोज करने के लिए भेजा गया। तो यहाँ पर यह मामला किसका है, इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या था, सबांग बंदरगाह किस देश के साथ भारत के प्रगाढ़ रक्षा संबंधों को दर्शाता है। और यहाँ पर जो है इसी के कारण इस क्वेश्चन को बनाया गया। और यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी, इंडोनेशिया। आइए अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर बताना है कि भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन कौन से कर्तव्य नहीं है। और यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना। दूसरा है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उसे सतत रूप में बनाए रखना। तीसरा है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। और चौथा है मुद्रा के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना। यहाँ पर पहले इससे जुड़े हुए एक न्यूज़ को देख लेते हैं, एक समाचार को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है समाचार क्या आया है कि हाई कोर्ट डिसमिस फेसबुक एंड व्हाट्सएप पील। तो यहाँ पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो है क्या किया गया है, व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा जो यहाँ पर हमारा CCI है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग, उसके एक निर्णय को लेकर के अपील की गई थी। और वो निर्णय क्या था, यहाँ पर जो है प्रतिस्पर्धा आयोग जो है व्हाट्सएप के द्वारा लाए गए उसके जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया है, एक जांच का आदेश दिया है। CCI का ये कहना है, यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग का ये कहना है कि इसकी जो पॉलिसी है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेटा जो है उनके ग्राहकों का क्या कर रही है, चुरा रही है, उससे ले रही है। और यहाँ पर जो है वो इसका यूज कर रहे हैं, इसे शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है ये एक तरीके से जो है प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है। और इसी को देखते हुए जो है व्हाट्सएप और फेसबुक ने जो है क्या किया था, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया था। और उनका कहना था कि उनका जो नया प्राइवेसी पॉलिसी है उसको लेकर के पहले से ही एक मामला जो है लंबित है कोर्ट में। और इसके कारण जो है CCI यानी कि प्रतिस्पर्धा जो आयोग है वो जो है एक नए तरीके से जांच नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा उनकी जो अपील थी उसे ठुकरा दी गई है, उसे डिसमिस कर दिया गया है। अब आइए यहाँ पर जो है प्रश्न के ऊपर ध्यान देते हैं। और यहाँ पर जो है 4 पॉइंट आपको कहे गए थे प्रतिस्पर्धा के कार्यों को लेकर के। तो यहाँ पर जो है पहला पॉइंट कहा गया था कि प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना। तो ये उसका काम है। जैसे हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा जो है बहुत सारा डेटा जो है लिया जा रहा है उसके ग्राहकों का, उसके उपभोक्ताओं का। तो यहाँ पर जो है उस डेटा को वो क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। यानी कि ऐसा कोई भी काम जिससे कि प्रतिस्पर्धा पर क्या है, वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, उसे जो है वो क्या करेगा, रोकेगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा उसे सतत रूप में बनाए रखना। तो यहाँ पर ये काम किसका है,
प्रतिस्पर्धा आयोग का है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। ये मामला आप व्हाट्सएप वाले जो केस से भी जोड़ करके देख सकते हैं। अगर जो है व्हाट्सएप के ऐप के द्वारा जो है आपका बहुत सारा डेटा चुराया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो एक तरीके से जो उपभोक्ता है उसको हितों की यहाँ पर क्या हो रही है, नुकसान हो रही है। तो यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा आयोग का काम ये भी है कि वो क्या करे, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे और व्यापार की स्वतंत्रता को क्या करे, सुनिश्चित करे। लेकिन यहाँ पर अगर आप चौथा पॉइंट पढ़ोगे तो वो क्या है, मुद्रा के उतार चढ़ाव से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करना। यहाँ पर जो है ये काम कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये काम प्रतिस्पर्धा आयोग का नहीं है। इसीलिए जो चौथा जो पॉइंट है वो क्या है, आपका गलत है। और इसीलिए जो है इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 4। आइए देख लेते हैं प्रश्न 3 को। और प्रश्न 3 क्या है, सौर निर्जलीकरण किसमें मदद करता है। और आपका पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक उपज का संरक्षण और खाद्य अपव्यय को कम करने में। दूसरा है वोल्टेज में उतार चढ़ाव के दौरान बिजली ग्रिड को स्थिर करने में। तीसरा है उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर सौर विकिरण के प्रभाव को रोकने में। और चौथा है सिंचाई नहरों और बांधों से पानी का वाष्पीकरण को कम करने में। तो यहाँ पर एक न्यूज़ आया था जिसका शीर्षक है वाइल द सन साइंस। तो यहाँ पर जो है एक कंपनी के द्वारा जो है एक छोटा सा आविष्कार किया गया और यहाँ पर कहा गया कि जो सौर निर्जलीकरण है उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो फूड का वेस्टेज है, यानी कि जो खाद्यान्न पदार्थों का वेस्टेज है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से सारे के सारे ऑप्शन को पढ़ोगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव के दौरान बिजली ग्रिड को स्थिर करने में। तो ये सरासर गलत होगा। यहाँ पर सी को आप देखोगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है इसका काम नहीं है, यानी कि उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष परिसंपत्तियों पर सौर विकिरण के प्रभाव को रोकने में। और जो चौथा पॉइंट था जो कि सिंचाई नहरों और बांधों से पानी का वाष्प करने में, ये भी इसका काम नहीं है। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतिक उपज का संरक्षण और खाद्य अपव्यय को कम करने में क्या किया जाता है, सौर निर्जलीकरण का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गैर मूर्त टोकन, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन फंजिबल टोकन, किस तकनीक से संबंधित है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT, दूसरा है 5G संचार, तीसरा है ब्लॉकचेन और चौथा है AI चालित स्वचालन। तो यहाँ पर आपको पहले ये समझना होगा कि नॉन फंजिबल टोकन, जिसे हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, गैर मूर्त टोकन, वो होते क्या हैं। यहाँ पर जो है एक न्यूज़ आया और यहाँ पर ये कहा गया कि जो डिजिटल आर्ट हैं वो यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो पैसों में जो है खरीदे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है इन्हीं डिजिटल आर्ट को क्या कहा गया, नॉन फंजिबल टोकन। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं NFT जिसे हम बोल रहे हैं शॉर्ट में, नॉन फंजिबल टोकन, वो एक तरीके से ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं नॉन फंजिबल का मतलब होता है कि आप जिसको विस्थापित नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस तरीके से अगर हम बिटकॉइन को एक दूसरे को देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ए और बी दो लोग हैं जो कि क्या करते हैं, बिटकॉइन को एक दूसरे का आदान प्रदान कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए और बी दो व्यक्ति हैं और उनके द्वारा जो है बिटकॉइन का जो है क्या किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर मान लिए ए ने जो है कुछ बिटकॉइन जो है बी को दिए, तो यहाँ पर जो है उस बिटकॉइन का मालिक जो पहले ए था वो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं फंजिबल, यानी कि अब जो है उसका मालिक जो है वो क्या हो चुका है, बदल चुका है। यहाँ पर जो है बात हो रही है किसकी, डिजिटल आर्ट की। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मान लीजिए एक ये डिजिटल आर्ट है, इसको जो है ए के द्वारा जो है बी को बेचा गया या फिर बी ने जो है ए से इस डिजिटल आर्ट को क्या किया है, खरीदा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस डिजिटल आर्ट को खरीदने के बाद भी जो उसका मालिक है वो कौन रहेगा, ए ही रहेगा। और यहाँ पर ऐसा करने के लिए इस डिजिटल आर्ट के ऊपर जो है एक टोकन लगाया जाएगा जो कि क्या होगा, नॉन फंजिबल, यानी कि जिसे आप विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है NFT जिसे हम क्या बोल रहे हैं, नॉन फंजिबल टोकन, तो ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ है और आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक डिजिटल आर्ट बना करके लोग जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉकचेन में बेच रहे हैं और जिससे उनको जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, फ़ायदा
हो रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न 4 का उत्तर क्या होगा आपका? ब्लॉकचेन। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? और आपका पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, दूसरा है यूएनईपी सचिवालय, और तीसरा है यूएनएफसीसीसी, और चौथा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूएनएफसीसीसी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आज के तथ्य को देख लेते हैं और यहां पर हम चर्चा करेंगे FOSS 4 GOV इनोवेशन चैलेंज की। यहां पर जो है FOSS का मतलब क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो है इसे प्रमोट करने के लिए, इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार के जो है एक मंत्रालय, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैती। उसके द्वारा जो है क्या किया गया? 22 अप्रैल को जो है एक चर्चा रखी गई और उसका उद्देश्य था कि सरकार की कामकाज में FOSS यानी कि फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है उसे किस तरीके से और बढ़ाया जाए। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि ये जो चर्चा है उसे जो है मैती यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ओमडियार नेटवर्क इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? आयोजित किया गया है। अगर हम भारत में जो है FOSS यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर जो है इन FOSS यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए जो है बहुत बड़ा एक मार्केट है, बहुत बड़ी इसकी संभावना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में जब से 4G का इस्तेमाल ग्राहकों में बढ़ा है, वहाँ पर जो है क्या है कि 96% लोग जो है वो क्या करते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आधारित जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसका क्या दिया गया है? एंड्रॉयड का। यानी कि यहाँ पर यह कहना है कि भारत में जो है FOSS यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का जो है बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है इस चर्चा का जो है मूल जो भावना थी वो ये थी कि क्या भारत में जो है इसे जो है सरकार के द्वारा अपना करके जो है और एक तरीके से प्रचलित किया जाए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत सरकार की जो बड़ी परियोजना है जैसे आधार और UPI, वो भी जो है FOSS का उपयोग करती है, यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करती हैं। यहाँ पर जो है FOSS की विशाल क्षमता को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने जो है 2015 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने पर एक नीति जारी की थी। और यहाँ पर जो है इस साल जो है 22 अप्रैल को एक चर्चा रखी गई, एक कंपटीशन भी रखा गया, और जिसका मेन मुद्दा था कि किस तरीके से जो है सरकार के कामकाज में FOSS को जो है बढ़ाया जाए। जो नवीन आविष्कार हैं उन्हें जो है यहाँ पर सराहा गया, उन्हें उसको सपोर्ट करने की बात की गई। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो भी भारतीय स्टार्टअप है यानी कि नई कंपनियां हैं वो जो है इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करके भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शहरी शासन आदि में सरकार के लिए जो है संभावित अनुप्रयोगों के साथ क्या करते हैं? उन्हें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिससे कि सरकार में क्या हो, इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्हें मदद मिल सके। तो यहाँ पर जो है इस चर्चा का जो है मेन मुद्दा यही था कि किस तरीके से FOSS यानी कि फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो है सरकार में जो है इसका उपयोग बढ़ाया जाए, जिससे सरकार जो है स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मामलों में जो है इनका उपयोग कर सके। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।